नमस्कार, मैं रवीश कुमार। युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत पीढ़ी का नाम दिया है, तो इस अमृत पीढ़ी के लिए एक खुशखबरी है। अमृत पीढ़ी के 30 लाख नौजवान 2017 से 22 के बीच भारत छोड़ गए, दुनिया के अलग अलग देशों में अच्छी पढ़ाई की तलाश में। 2022 में अमृत पीढ़ी के 7.5 लाख नौजवान भारत से चले गए ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी का अमृत पान कर सकें। बाकी जो यहां रह गए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विश्व मंथन की भरपूर व्यवस्था कर दी गई है। हम साफ करना चाहते हैं कि अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर विदेशों में जाइए। जीवन में अच्छी यूनिवर्सिटी का लाभ उठाने का अवसर मत गंवाइए। लेकिन पहले इस वीडियो को जरूर देखिए कि युवा पीढ़ी का सत्यानाश कैसे किया जा रहा है। झूठ के हवन कुंड में अमृत पीढ़ी का स्वाहा स्वाहा किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल करीब 70,000 सीटों पर बीए बीएससी के लिए नामांकन होता है। इस हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्षमता से 10 गुना अधिक छात्र विदेश चले गए, यानी 10-10 दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर छात्र विदेश चले गए। इन छात्रों को केवल पैसे वाला नहीं कहा जा सकता। यह धारणा सही नहीं है कि पैसे के दम पर जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी संस्थानों में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वहां भी सख्त प्रतियोगिता है। जरूर कुछ लोग पैसे के दम पर चले जाते हैं, मगर बाहर जाने वाले छात्र पूर्ण या आंशिक छात्रवृत्ति के सहारे भी जा रहे हैं। जिनके भी माता पिता को यह बात समझ में आ गई है कि भारत की यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है, वे अपने बच्चों को किसी भी तरह से यहां से निकालकर बाहर भेज रहे हैं। लोन लेना पड़ रहा है तो लोन ले रहे हैं, खेत बेचना पड़ रहा है तो खेत बेच दे रहे हैं। आपको ऐसी खबरें नेट पर मिल जाएंगी। वैसे आपको पता ही होगा कि पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्र लेट शुरू हुआ है। यह आपने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में नहीं सुना होगा कि सेशन ही लेट हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। क्या यह सामान्य सी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से 10 गुना अधिक छात्र एक साल के भीतर भारत से विदेश चले गए? शिक्षा को लेकर इतना बड़ा पलायन हो रहा है। यही राजनीतिक दल जब चुनावों में आपके गांवों और कस्बों में जाएंगे तो बोगस बातें करेंगे कि पलायन रोक देंगे, उद्योग आ जाएंगे जब हम सरकार में आएंगे। लेकिन शिक्षा के कारण भारत के भीतर और भीतर से बाहर जो लगातार पलायन हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी देश के भीतर या बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी का मौका मिले, मत गंवाइए। मगर अच्छी यूनिवर्सिटी आपको या सभी को मिले, इस मुद्दे को राजनीति से बाहर भी मत निकालिए। कितनी खुशी की बात है कि आपको पढ़ने के लिए मिलती है 3rd क्लास यूनिवर्सिटी और आप कहलाते हैं अमृत पीढ़ी। तभी मैं कहता हूं कि इस देश की जवानी की कोई कहानी नहीं है, ना हो सकती है। उम्मीद है आप अमृत पीढ़ी कहलाने पर पार्टी कर रहे होंगे। अगर भारत की किसी यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना चाहते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को बुलाकर बर्बाद किया जा सकता है, तो आप बिहार की मगध यूनिवर्सिटी पर रिसर्च कीजिए। 2 जनवरी 2023 को छपी प्रभात खबर की यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां 2018 में बीए में एडमिशन लेने वाले छात्र को 5 साल बाद भी डिग्री नहीं मिली है। 23 जनवरी के प्रभात खबर में ही एक और खबर छपी है कि बिहार के मगध विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्रों को राहत मिलेगी। जनवरी के अंत तक रिजल्ट निकलेगा। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, इस्तीफा देना पड़ा और अब तक फरार हैं। 3 साल का बीए 5 और 6 साल में नहीं हो सका, लेकिन इस दौरान कई वाइस चांसलर आए और चले गए। सबकी दुकानें चलती रहीं। यहां पढ़ने वाले गरीब और साधारण घरों के बच्चे हैं, जिन गरीबों के नाम पर इस देश में सरकारें चलती हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाम राज्य के शिक्षा मंत्री की बयानबाजी के बीच जो हुआ है बिहार में वह अक्षम्य है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबरें आप निकाल कर पढ़ेंगे तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे। गनीमत है कि भारत के युवाओं की राजनीतिक समझ धर्म और जाति की राजनीति के कारण बर्बाद हो गई है, वरना उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हो सकती थी। इस तल्ख अंदाज में यह बात ना कही जाए, आप ही बताइए किस तरह से कही जाए।
जिस देश में हर साल 7 लाख छात्र विदेश पढ़ने जाते हों और उससे कई गुना ज्यादा लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद बर्बाद कर दिए जाते हैं, उस देश में यह बात किस अंदाज में कही जाए। हमने केवल मगध यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी देश भर में पसरी होंगी। जब सरकार से पूछा जाता है कि विदेशों में कितने लोग स्किल इंडिया की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, तो सरकार कहती है उसके पास ऐसा डेटा नहीं है, मगर उसी सरकार के पास इसका डेटा है कि विदेशों में पढ़ने के लिए कितने छात्र भारत छोड़कर जा रहे हैं। अमृतकाल में यह एक अच्छी बात है, लेकिन छात्रों को पता चल गया है कि भारत में पढ़ना भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। यह उससे भी अच्छी बात है। 2017 में 4.5 लाख छात्र विदेश गए भारत से पढ़ने के लिए। 2022 में यह संख्या 7,50,000 से अधिक हो गई। जब बजट भाषण में वित्त मंत्री सेंटर फॉर एक्सेलेंस का नाम लेती हैं और तालियां बजती हैं, तो इस संख्या को याद कीजिएगा कि इतने छात्र भारत छोड़कर किसी और देश के सेंटर फॉर एक्सेलेंस में चले गए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल में हर दूसरे दिन एक कॉलेज बना है और हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। इसका हिसाब लगाते हैं, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है, तो एक साल में 52 यूनिवर्सिटी बनी है और 8 साल में 416 होती है यह संख्या। जिस देश में 8 साल में 416 यूनिवर्सिटियां बनती हों, उस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 से 30% पद असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर के खाली हैं और उस देश के 6 से 7 लाख युवा विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। आपको कुछ बुझाया भी या कसम खाकर बैठे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि मैं गणित में कमजोर हूं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषणों में जो डेटा दिया गया है उसे लेकर आपसे ही सवाल करता हूं, क्या भाषण तैयार करने वालों ने डेटा सही दिया है? आप में से जिनका मैथ्स ठीक है, एक बार फिर से इसे ट्राई कीजिए। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कहती हैं कि पिछले 8-9 सालों में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो इस हिसाब से 8 साल में 416 यूनिवर्सिटी हो जाती है। लेकिन इसी भाषण में राष्ट्रपति यह भी कह देती हैं कि 2014 के पहले भारत में 725 यूनिवर्सिटी थी, मगर पिछले 8 साल में 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिंदु 66 पर जाकर देख सकते हैं। गूगल सर्च कीजिए तो पूरा भाषण भी मिल जाएगा। क्या 416 और 300 में फर्क नहीं? भाषण में लिखा है कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है, तो उस हिसाब से यह संख्या 8 साल में 416 होनी चाहिए, लेकिन संख्या बताई गई 300। अभी हमारा सवाल और भी है, अगर 400 या 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है तो सरकार को बताना चाहिए था कि इनमें कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, कितने छात्रों ने एडमिशन लिए हैं, इनमें से कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी प्राइवेट हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसे विस्तार से बताया जा सकता था, बल्कि सांसदों को सवाल पूछना चाहिए ताकि सरकार को जवाब देने का मौका मिले। उसके बाद यह सवाल भी जरूर पूछना चाहिए कि अगर 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसके बाद भी 6 से 7 लाख छात्र हर साल विदेश क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि AICTE से मंजूरी प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें नहीं भर रही। हो सकता है इंजीनियरिंग की मांग कम हो रही हो, यह भी हो सकता है कि कॉलेज ही घटिया हो। तब सवाल उठता है कि इन्हें मंजूरी कैसे मिल जाती है, या यह भी हो सकता है कि इनसे अच्छे कॉलेज दूसरे देशों में हैं तो वहां पढ़ने चले जाते हैं। किसी साल 4 लाख सीटें खाली रह गई हैं तो किसी साल 7 लाख सीटें। यह हाल है इंजीनियरिंग की शिक्षा का, और भारत विश्वगुरु बन गया है और आज की युवा पीढ़ी अमृत पीढ़ी हो गई है। मतलब यह तो बर्बादी पर डांस करने का ट्यून सा लगता है। YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए। गरीब और साधारण परिवारों के बच्चों को अगली पीढ़ी तक गरीब रखने का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी वजह से आपका बच्चा यहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो मुमकिन है कि कई विषयों के प्रोफेसर ही नहीं होंगे। 3 जनवरी 2023 की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। सौरभ रॉय बर्मन ने एक विश्लेषण किया है, हमने पहले के वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। 1 दिसंबर 2022 का आंकड़ा है। CPM के, AMRF और DMK के
डी रवि कुमार के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रेगुलर मोड के 18,956 पदों में से 6,180 पद खाली हैं, यानी 33.2% पद खाली हैं। आरक्षित और अनारक्षित पदों को मिलाकर देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के 20.7% पद खाली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 45.08% पद खाली हैं और प्रोफेसर के 59.8% पद खाली हैं। आईआईएम जैसे संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों में 54.6% पद खाली हैं, अनुसूचित जनजाति के 85% पद खाली हैं। प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों के पद खाली हैं, यह एक समस्या है। दूसरा, इन पदों को भरे जाने के समय जिस तरह पैरवी का जोर चलता है और खराब गुणवत्ता के लोगों को पढ़ाने का काम मिलता है, यह दूसरी बड़ी समस्या है जिसका नुकसान किसी भी यूनिवर्सिटी को दशकों तक उठाना पड़ता है। राजनीतिक संबंधों के कारण होने वाली भर्तियों ने हर दौर में यूनिवर्सिटी का कबाड़ा किया है। अमृत पीढ़ी जब तक इन मुद्दों को समझने के योग्य होगी, तब तक उनके घड़े का अमृत कोई और चट कर गया होगा। तो गरीब के नाम पर सरकार बनाने वालों ने गरीब के बच्चों की पढ़ाई घटिया हो, इसका पूरा इंतजाम कर दिया है ताकि उनकी अगली पीढ़ी भी गरीब बनी रहे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के नाम पर भी इस देश में सरकारें बनती हैं। उस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम में करीब 11,000 इनके पद खाली। तो जो पढ़ रहे हैं उनका जीवन बर्बाद, जो पढ़ने के बाद पढ़ाने के योग्य हो रहे हैं उनका जीवन भी बर्बाद। लेकिन पॉजिटिव बात है कि आप अमृत पीढ़ी के कहलाते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो पूरी कोशिश कीजिए कि मौका मिल जाए। आपको अपने जीवन में अच्छी यूनिवर्सिटी का अनुभव मिलना ही चाहिए। जिस देश की यूनिवर्सिटी में योग्य शिक्षक ना हो, योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का मौका ना मिले, रिजल्ट समय पर ना निकले, वहां पढ़ने का फैसला भावनात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। जो छात्र बाहर गए हैं उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाने वाले छात्र ऐश कर रहे हैं, वे पेट काट कर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, पढ़ाई के बाद काम करते हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फंड में कटौतियां होने लगी हैं। ब्रेक्सिट के पहले जितना फंड मिलता था, अब उससे कई गुना कम मिलने लगा है, जिसका बोझ इन छात्रों पर पड़ रहा है। स्कॉलरशिप कम हो रही है और फीस महंगी हो रही है। इसके बाद भी ये छात्र अपने जीवन को संवारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पढ़ने के लिए देश छोड़ना पड़ा, वो अलग, वहां जाकर पेट काट कर पढ़ना पड़ रहा है, वो भी अलग। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया का अभियान चला रही है। इस सरकार में डेटा जमा करने पर जोर दिया जाता है। कोविड के समय कोविन वेबसाइट बन गई, करोड़ों लोगों का डेटा सरकार के पास आ गया। लेकिन इसी सरकार के पास इस बात का डेटा नहीं है कि कितने लोग स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग लेकर विदेश गए, उन्हें नौकरियां मिली। जब जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह ललन, संतोष कुमार, दिनेश चंद्र यादव ने सवाल पूछा कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं और उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रही है? यदि है तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? तो सरकार जवाब में जो कह रही है उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार अपने लिखित जवाब में कहते हैं कि उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले भारतीयों की श्रेणी को अधिकृत करने हेतु कोई सूचकांक नहीं है। उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों का उद्देश्य या तो उनके मौखिक प्रकटन या आप्रवास अनापत्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। यह संसद की हिंदी है। इस जवाब का क्या मतलब है? मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। विदेश जाने वाले भारतीयों की श्रेणी का सूचकांक नहीं है। 1 फरवरी के बजट के दिन हमने एक वीडियो किया अमृत पीढ़ी पर। उस वीडियो में इंटरनेशनल स्किल सेंटर के बारे में बताया। लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले कितने युवाओं को विदेशों में नौकरी मिली है। तब 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जवाब देते हैं कि मंत्रालय
इस तरह का आंकड़ा नहीं रखता है। लेकिन 6 फरवरी 2023 के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार तो कुछ और ही कह रहे हैं। यह उनके जवाब के हिंदी वाली कॉपी है। इसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि आप्रवासन ब्यूरो गृह मंत्रालय भर्तियों के प्रस्थान और आगमन के डेटा का रखरखाव करता है। जब यह डेटा रखा जाता है तो इसी के साथ यह डेटा क्यों नहीं रखा जाता कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले कितने युवाओं को विदेश में नौकरी मिली है? क्या सरकार बताना नहीं चाहती है? यह आंकड़ा क्यों नहीं बताना चाहेगी? जब आप विदेशों में जाने वालों का डेटा रखते हैं, गृह मंत्रालय रखता है, तब यह डेटा क्यों नहीं रखा जा सकता कि पीएम कौशल विकास योजना का लाभ उठाकर कितने युवाओं को दूसरे देशों में नौकरियां मिली हैं? इससे तो सरकार की तारीफ होती। जिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं उसका डेटा नहीं है, जो सरकार बताना चाहती है केवल उसी का डेटा है। यही डेटा की राजनीति है। क्या नहीं बताया जाता है और जो बताया जाता है किस तरह से बताया जाता है, इस पर गौर कीजिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि पिछले 8 साल में भारत में हर दिन एक मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन क्या यह बताया कि हर महीने मेडिकल कॉलेज में कितने डॉक्टर नियुक्त हुए, कितने नर्सिंग स्टाफ को नौकरी मिली, कितनी एम्बुलेंस आई, आईसीयू की मशीनें कितनी खरीदी गई? यह सब क्यों नहीं बताया गया? अस्पताल की केवल इमारत बनी है या अस्पताल भी चालू हुआ है? इस तरह के सवालों के साथ डेटा देखा कीजिए। अस्पताल के नाम पर इमारतें बनाने की राजनीति को समझिए। जगह जगह नए अस्पतालों की इमारतें खड़ी हैं और मरीज मारा मारा फिर रहा है। 11 फरवरी 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक जानकारी दी। कहा कि एम्स दिल्ली में मंजूर पदों की संख्या 1131 है, 400 फैकल्टी के पोस्ट खाली हैं। सीनियर रेजिडेंट की मंजूर पदों की संख्या 1926 है, 545 पद खाली हैं। यह एम्स दिल्ली का हाल है। मार्च 22 में स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि भुवनेश्वर और भोपाल के एम्स में 305 फैकल्टी के पोस्ट मंजूर हैं और 96 खाली दोनों जगह। पटना एम्स में 305 फैकल्टी के पोस्ट हैं, 169 खाली। रायपुर एम्स में भी फैकल्टी मंजूर पदों की संख्या 305 है, लेकिन 143 पद खाली। स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि इनमें से किसी भी एम्स में फैकल्टी या स्टाफ का संतोषजनक नंबर नहीं है। एम्स में पढ़ाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, मगर इमारत की गिनती बताकर तालियां बजवाई जा रही हैं कि हर सप्ताह एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स की स्थापना की जानी है। पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना है। इसी का बजट देख लीजिए कि किस रफ्तार से घटता जा रहा है। 22-23 के बजट में कहा गया है कि 10,000 करोड़ का प्रावधान है। जब बजट रिवाइज हुआ तो घटकर 8,250 करोड़ हो गया और अब तो 23-24 के बजट में 3,365 करोड़ हो गया है। बजट ही घटता जा रहा है। नए बजट में इतना कम कैसे हो गया? एक साल में 66% बजट कम कर दिया गया। तभी इस देश के युवाओं को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंककर अमृत पीढ़ी का नाम दे दिया गया है। और कितने गर्व से संख्या बताई जा रही है। हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भूत बंगला बन रहा है या अस्पताल बन रहा है। भारत के शैक्षणिक संस्थान भूत बंगला तो नहीं बन रहे हैं। 30 जनवरी को कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया कि इस देश में 7 आईआईटी, 22 एनआईटी, 20 ट्रिपल आईआईटी के पास पूर्णकालिक चेयरमैन तक नहीं है। 10 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें पिछले 8-9 वर्षों में कोई चेयरपर्सन नियुक्त नहीं हुआ। 140 करोड़ की आबादी में क्या सरकार को 50 लोग नहीं मिले जो इन संस्थानों में चेयरपर्सन बन सकते थे? भारत की यूनिवर्सिटी में युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। ना संस्थान चलाने वाले लोग हैं, जहां लोग हैं उन पर कई जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग और सोशल साइंस की पढ़ाई का इतना बुरा हाल है। उस देश में ऐलान हो रहा है कि विश्वगुरु बनने वाले। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इसलिए अपना टाइम खराब मत कीजिए। बैग पैक कीजिए और बाहर जाने की तैयारी कीजिए। बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फ्री में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उस बोगस इतिहास को ही पढ़ लीजिए। कम से कम रिटायर्ड अंकिलों के साथ बात करने लायक तो हो ही जाएंगे। झूठ और फ्रॉड में घिरे भारत की युवा पीढ़ी को अमृत प्रणाम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।